क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ हमने फाइनेंशियल डिसीजन पढ़ा। फाइनेंशियल डिसीजन में 3 मेन फाइनेंस फंक्शन को हमने देखा: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन मैं आपको करवा चुका हूँ। आज हम शुरू करेंगे डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन इट रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ, ये एक प्रकार की डिटर्मिनेशन की व्याख्या करता है कि हाउ मच पार्ट्स ऑफ द अर्निंग शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि अर्निंग का कितना भाग हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अमंग शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर के बीच में। शेयर होल्डर इज़ द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। तो शेयर होल्डर्स में कितना पूरी अर्निंग का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय द वे ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के रूप में, मतलब डिविडेंड देना कितना है शेयर होल्डर को, इस तरह की डिटर्मिनेशन डिविडेंड डिसीजन में की जाएगी। एंड हाउ मच शुड बी रिटेन्ड फॉर मीटिंग द फ्यूचर नीड्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, हम और भविष्य में किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए कितने अमाउंट की ज़रूरत है, यानी कि हमने कितना अमाउंट रिटेन रखना है अर्निंग का, ये डिसीजन डिविडेंड डिसीजन में लिए जाएंगे। बात करें प्रॉफिट की, जिसको हम अर्निंग भी बोल सकते हैं, तो डिविडेंड डिसीजन में 2 तरह के डिसीजन शामिल होते हैं कि डिविडेंड कितना होगा, टोटल अर्निंग का कितना शेयर होल्डरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, दिस इज नोन एज डिविडेंड। एंड रिटेन अर्निंग, भविष्य में जो फाइनेंशियल नीड है हमारी, उनको फुलफ़िल करने के लिए कितना हमें बिजनेस में पैसा रखना है, वो है रिटेन अर्निंग। तो अब इसमें पढ़ते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस को कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं, या किन किन फैक्टर्स का इफ़ेक्ट डिविडेंड डिसीजन पर पड़ता है। तो फर्स्ट है अमाउंट ऑफ अर्निंग। तो डिविडेंड क्या है, वो पार्ट अर्निंग का जो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यदि अमाउंट ऑफ अर्निंग ज़्यादा है तो नेचुरली है डिविडेंड भी ज़्यादा रहेगा, एंड वाइस वर्सा इसका उल्टा है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ द अर्निंग, यानी कि बिजनेसमैन श्योर है कि हमारी अर्निंग स्टेबल है। स्टेबल या स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग एक अच्छी पोजीशन को शो करती है किसी भी बिजनेस की। यदि स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है, इट मीन्स डिविडेंड्स ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा इसका अपोजिट होगा। स्टेबिलिटी नहीं है तो डिविडेंड कम होगा। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड कि ऐसी पॉलिसी कोई कंपनी मेंटेन करती है, एडॉप्ट करती है कि डिविडेंड को स्टेबल मेंटेन किया जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मीन्स डिविडेंड्स में कोई कमी नहीं आएगी, वो सिर्फ इंक्रीज़ होगा या स्टेबल रहेगा। यदि प्रॉफिट में किसी भी प्रकार का चेंज होता है तो उस चेंजेस से यदि प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है तो डिविडेंड भी इंक्रीज़ होगा या वो स्टेबल रहेगा। इस चीज़ को बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। हर बिजनेस ग्रोथ चाहता है, तो यदि किसी कंपनी के पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और ग्रोथ करने के लिए उसको फाइनेंस की नीड है, तो इस सिचुएशन में मैक्सिमम इनकम का पार्ट रिटेन अर्निंग के रूप में रखना पड़ेगा, और उसके बाद जो बचता है, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग, हम डिविडेंड के रूप में पे करेंगे। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन।
कैश फ्लो पोजीशन, जिसमें हम कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम डिविडेंड का अमाउंट बढ़ाते हैं तो आउटफ्लो ऑफ कैश बढ़ता है, और इस सिचुएशन में मैक्सिमम आउटफ्लो होगा, मैक्सिमम अर्निंग का जो पोर्शन है वो डिविडेंड के रूप में जाएगा। पर डिविडेंड को पे करने के लिए एक सफिशिएंट कैश की नीड होती है कंपनी को, और इन दिस वे वी कैन से दैट कि द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी इज़ अ फैक्टर। ये कैश फ्लो पोजीशन एक ऐसा फैक्टर है जो डिविडेंड डिसीजन करने में हेल्प करता है। द बेटर द फ्लो कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी है तो बेटर विल बी द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू पे डिविडेंड। यदि कैश फ्लो पोजीशन बड़ी अच्छी है तो डिविडेंड पे करने की जो कैपेसिटी है वो भी बड़ी बेटर होगी किसी भी कंपनी के लिए। शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस। शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस, हमने 2 टाइप्स के शेयर होल्डर के बारे में पढ़ा, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसमें भी एक ऐसी सेक्टर होता है शेयर होल्डरों का कि जो रेगुलर इनकम चाहता है, या कुछ ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो कैपिटल गेन चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट चाहते हैं। पर मैक्सिमम जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उस कंपनी से प्राप्त करें। तो इस टाइम में के जो डिविडेंड होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, तो उनको डिविडेंड्स की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कंपनी से रहती है। नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी अर्थात जो टैक्स पॉलिसी है गवर्नमेंट की, यदि टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है तो कम अर्निंग बचेगा, कम अर्निंग की वजह से, लेस अर्निंग की वजह से लेस डिविडेंड दिया जाएगा, एंड वाइस वर्सा इसका अपोजिट। यदि टैक्स रेट बहुत कम है तो डिविडेंड पे करने के लिए कंपनी के पास ज़्यादा अमाउंट होगा। नेक्स्ट, पर इन दिनों की बात करें तो शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाता है वो टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। डिविडेंड और स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट बात करें स्टॉक मार्केट रिएक्शन की। स्टॉक मार्केट का और डिविडेंड का वो एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, यानी कि उन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ सिंपल भाषा में, यदि कोई भी कंपनी ज़्यादा मात्रा में डिविडेंड डिक्लेयर करती है और ये न्यूज़ स्टॉक मार्केट में जाता है, जिसकी वजह से शेयर का जो प्राइस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। शेयर होल्डर जो उसको शेयर को परचेज करना चाहेंगे उनके माइंड में रहेगी एक पार्टिकुलर कंपनी जो डिविडेंड को बहुत ज़्यादा मात्रा में पे करती है, तो उसके शेयर परचेज किए जाए तो शेयर इंक्रीज़ हो जाएंगे। शेयर की जो डिमांड इंक्रीज़ होगी तो प्राइस ऑफ द शेयर भी डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा, और डिविडेंड की जो रेट है वो डिक्रीज़ होगी। तो रेपुटेशन कहीं ना कहीं शेयर होल्डर के माइंड में इतनी अच्छी नहीं रहेगी डिविडेंड को लेके उस कंपनी के बारे में, तो प्राइस ऑफ द शेयर उस कंपनी का कम हो जाएगा जिसमें डिविडेंड स्टेबल नहीं है, जिसमें डिविडेंड की रेट हाई नहीं है। नेक्स्ट है एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। हर कंपनी या कोई भी कंपनी यदि फाइनेंस को ईज़िली कलेक्ट कर लेती है कैपिटल मार्केट में, तो वो कंपनी ईज़िली हाई रेट पर डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकती है। यदि फाइनेंस ईज़िली अवेलेबल होता है उस कंपनी के लिए कैपिटल मार्केट में, तो रेट ऑफ डिविडेंड हाई होता है, एंड नहीं तो उल्टा वाइस वर्सा। नेक्स्ट है हमारा लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स।
जो डिविडेंड पॉलिसी होती है किसी भी कंपनी की, वो अकॉर्डिंग टू लॉ काम करती है। जो लॉ होता है, कानून होता है, कुछ लिमिट्स देता है उस कंपनी को, और जो लीगल प्रोविजंस होते हैं उसमें ये बात बोली गई है कि अ कंपनी कैन नॉट मेक पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ पेड अप शेयर। जो पेड अप शेयर कैपिटल होती है उसमें से कोई भी कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाएगी, पेमेंट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो इट विल रिड्यूस द कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, विच विल एडवर्सली अफेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ डेट प्रोवाइडर। जो लोन देते हैं उनके ऊपर इस चीज़ का एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। यदि उनके माइंड में रहेगा कि जो कैपिटल है उसमें से डिविडेंड पे नहीं किया जाता, तो शेयर ऑफ द प्राइस डेफिनेटली कम हो जाएगा। और नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स। व्हेन अ कंपनी रिसीव फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ डेट, यानी प्राइवेट सेक्टर से डेट लोन के रूप में, एक डेट के रूप में जिसमें उसको एक पार्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से अमाउंट पे करना होता है, तो ये डेट प्रोवाइड कैन पुट अ बैन ऑन द कंपनी टू गिव डिविडेंड। क्योंकि लोन डेट लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्ट भी पे करना है उस लोन के साथ साथ, तो जो अर्निंग है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डिविडेंड पे करने के लिए कंपनी के पास कम अमाउंट होगा। तो डेट के इंक्रीज़ होने से, फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ डेट यदि इंक्रीज़ होती है तो रेट ऑफ डिविडेंड कम हो जाती है। ये था हमारा डिविडेंड डिसीजन। अब साथ में ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। इट रेफर टू द प्रिपरेशन ऑफ ए फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। ये फाइनेंशियल एक ब्लूप्रिंट है, किस चीज़ का? ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशंस, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भविष्य में किस तरह की क्रियाएं करेगा, भविष्य के बारे में क्या वो ऑपरेशंस करेगा। इट ऑल दीज थिंग्स इज इंक्लूड इन द फाइनेंशियल प्लानिंग, और प्लानिंग विच इज़ रिलेटेड टू फ्यूचर। इसमें जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को देखता है, अपनी फाइनेंशियल प्रोक्यूरमेंट को देखता है, उस फाइनेंस का जो उसके पास अवेलेबल है यूटिलाइजेशन देखता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है, जिसका सीधा संबंध ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से होता है, या ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसे अचीव करना होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रकार की फोरकास्टिंग है। फोरकास्टिंग किस चीज़ की? फाइनेंशियल नीड्स की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि उसके पास कौन कौन से फाइनेंस के सुटेबल सोर्सेज हैं, कैसे उसका यूटिलाइजेशन करेंगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम फाइनेंशियल प्लानिंग डिटर्मिनेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिटरमाइंस। फर्स्ट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फंड, यानी कि एक कंपनी की रिक्वायरमेंट कितनी है, हाउ मच फंड्स इज रिक्वायर्ड टू द कंपनी ऑफ ए फंड्स। या प्रोक्यूरमेंट ऑफ द फंड्स, की जो प्रोक्यूरमेंट है फंड्स की, किस प्रक्रिया से, किस प्रोसेस से, कैसे, किन पॉलिसीज़ का प्रयोग करके करना है हमें फंड्स के लिए। और लास्ट में है यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स, जो कंपनी के पास फंड्स अवेलेबल है उसको यूटिलाइज कैसे किया जाएगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशंस के ऊपर फोकस रहता है। ये है फाइनेंशियल प्लानिंग डिटरमाइंस। अब है प्रोसेस ऑफ एफपी, फाइनेंशियल प्लानिंग। हमने प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग को देखना है। फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस में या डिटर्मिनेशन में हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स को भी देखते हैं, पॉलिसीज़ को डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं।
फाइनेंशियल प्रोसीजर्स को देखते हैं, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो प्रोसेस में डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, इसकी 3 स्टेज में से ये फर्स्ट स्टेज है। 3 स्टेज, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल पॉलिसीज, फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, इसके 2 टाइप्स हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। कुछ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो एक लिमिटेड पीरियड में कंपनी को अचीव करने होते हैं विद इन 1 ईयर, और कुछ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो किसी कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हैं, या इट हेल्प्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। सेकंड नंबर पे आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज। फाइनेंशियल पॉलिसीज की वो पॉलिसीज जिस तरीके से हमने फाइनेंस को अचीव करना है, जो हेल्प्स करता है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। तो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में हम कैपिटलाइजेशन पॉलिसीज़, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं, उनके डिस्कस करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसीज़, फिक्स्ड एसेट्स मैनेजमेंट पॉलिसीज़, डिविडेंड पॉलिसीज़, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, अनेक तरह की पॉलिसीज़ फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में इन्वॉल्व होती है। जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसीज़ की बात करें कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसीज़ होती है मोस्टली डिपेंड होती है इक्विटी शेयर कैपिटल पर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हमने कैसे, इक्विटी शेयर्स को हमने कैसे इशू करना है, क्या उसका रेट रहेगा, उसकी कॉल्स या अलॉटमेंट कैसे रहेंगी, इस तरह के डिसीजन फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में लिए जाते हैं। या रेट ऑफ डिविडेंड क्या रहेगा, स्टार्टिंग में कम रखें फिर कुछ साल के बाद उसको बढ़ा दें, या फ्यूचर में हमने करना क्या है डिविडेंड को लेके, या फिक्स एसेट्स को लेके हमने क्या पॉलिसीज़ बनानी है। ये सभी डिसीजन डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में लिए जाएंगे। और थर्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर। ये थर्ड स्टेज है फाइनेंशियल प्रोसीजर प्लानिंग की। इसमें फाइनेंशियल जो प्रोसीजर है वो डिटरमाइन किए जाते हैं। प्रोसीजर बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। हर मैनेजर के माइंड में या फाइनेंशियल मैनेजर के माइंड में एक प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है फाइनेंशियल पोजीशन का, वो क्लियर होना चाहिए। इसके स्टेप्स के बारे में फाइनेंशियल प्रोसीजर में स्टेप्स, एक्शंस का हम जिक्र करते हैं, या कौन सा एक्शंस का जो सीक्वेंस है, कौन सा एक्शन कब लेना है, कौन सा कार्य कब करना है। ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्रोसीजर। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में हम 2 प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स को इन्वॉल्व करते हैं। पहला, टू इंश्योर टाइमली अवेलेबल ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड। मीन्स एक बात को लेकर श्योरिटी हो, फाइनेंशियल मैनेजर इंश्योर हो कि हमें फंड्स अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट टाइमली अवेलेबल होंगे। फाइनेंशियल मैनेजर एक एस्टीमेट बनाता है, एक प्रॉपर एस्टिमेशन करता है फंड्स की रिक्वायरमेंट को लेकर। इसमें लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट क्या होगी, शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट क्या होगी, इस तरह के डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर से लिए जाते हैं, के द्वारा लिए जाते हैं।
तो इसमें मैनेजर ये इंश्योर करता है कि जब भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो टाइमली अवेलेबल होगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली, यानी एक फाइनेंशियल मैनेजर को ये इंश्योर करना होता है कि जो कैश बैलेंस किसी भी कंपनी में, इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है वो ना कम हो ना ज़्यादा हो, एक प्रॉपर लिमिट में, एक प्रॉपर क्वांटिटी में कैश अवेलेबल हो। यदि एक्सेस कैश अवेलेबल है वो भी एक हार्मफुल सिचुएशन है। यदि कैश अवेलेबल ही नहीं है या कम मात्रा में अवेलेबल है तो वो भी एक सिचुएशन अच्छी नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, कंपनी के लिए। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब हम एक फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंशियल प्लानिंग करता क्यों है, उसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हेल्प्स टू फेस द इवेंचुअलिटीज़। कुछ इवेंचुअलिटीज़ होती हैं बिजनेस में, उसको फेस करने में फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करती है। फाइनेंशियल प्लानिंग अर्थात बिजनेस सिचुएशंस की, बिजनेस फाइनेंशियल सिचुएशन की फोरकास्टिंग। उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, अल्टरनेट फाइनेंशियल प्लान बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है। तो वो यदि किसी भी प्रकार की इवेंचुअल सिचुएशन आती है बिजनेस के सामने तो फाइनेंशियल मैनेजर उस इवेंचुअल सिचुएशन को ईजिली फेस कर सकता है। नेक्स्ट, हेल्प्स टू अवॉइड बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। कोई भी बिजनेस है उसमें अनेक तरह की ऐसी सिचुएशंस आती हैं बिजनेस के सामने, फाइनेंशियल मैनेजर के सामने, कि वो शॉक्स भी होता है और सरप्राइज होता है, फ्यूचर पेमेंट्स को लेकर, फ्यूचर रिसीप्ट्स को लेकर। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह के बिजनेस शॉक्स और सरप्राइजेस को अवॉइड करता है। हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मेक्स 2 + 2 = 5। तो कोऑर्डिनेशन कहाँ? कोऑर्डिनेशन अमंग बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़, सेल्स ऑफ द गुड्स, परचेज ऑफ द गुड्स, प्रोडक्शन प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, इस तरह की ऑल एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन करने में फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करती है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टफुल ऑफ फाइनेंस। वेस्टफुल यानी कि अननेसेसरी अमाउंट का किसी बिजनेस में ऐसे ही अनयूज्ड पड़े रहना, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन प्रॉपर वे नहीं है, तो उसको बोलते हैं वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कभी भी वेस्टेज ना हो, इस बात की को इंश्योर करता है फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा। हेल्प्स टू लिंक द प्रोसेस विद प्रेजेंट एंड विद फ्यूचर। फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रेजेंट और फ्यूचर को एक दूसरे के साथ लाने की कोशिश की जाती है कि प्रेजेंट में की गई सारी एक्टिविटीज़ का फ्यूचर में हमें एक बेटर रिटर्न मिलेगा, जिसकी वजह से रिस्क को मिनिमाइज़ किया जाता है एक प्लानिंग के द्वारा। फ्यूचर अनसर्टेन होता है, उस अनसर्टेनिटी को कम करने में हेल्प्स करता है फाइनेंशियल प्लानिंग, जो एक प्रोसेस है जो फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा की जाती है। अनसर्टेनिटी को कम करना, प्रेजेंट को फ्यूचर के नज़दीक लाना, ये इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग की। नेक्स्ट है हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंशियल डिसीजन। जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन को नज़दीक लाने की कोशिश करता है प्रेजेंट और फ्यूचर की तरह। इसमें
जो शेयर कैपिटल है और जो डेट है उसको मिक्स किया जाता है इस तरीके से कि कॉस्ट ऑफ द कैपिटल मिनिमाइज की जा सके। और नेक्स्ट और लास्ट है हमारा 7th फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल, जो भी हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है वो कंप्लीट कंट्रोल में रखी जाती है फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं फंड्स का। फंड्स की जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उसका एक स्टैंडर्ड प्रिपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड को प्लानिंग के साथ यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को और स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करते हैं। किसी भी प्रकार का डेविएशन या डिफरेंस नज़र आता है तो उसका कोज क्या है उसको डिस्कस किया जाता है और उसको रिमूव करने की कोशिश फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा की जाती है। ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। और जो हमारी ये जो आज मैंने कंसेप्ट आपको कराया है डिविडेंड डिसीजन और फाइनेंशियल प्लानिंग, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। थैंक यू।